हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा एकेडमी। गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, हम उत्तराखंड बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस का 2020 का, यहाँ पे 10th क्लास का। तो अभी तक हमने 2 पार्ट इसके किए हैं, जिसमें हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम 23rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 23rd क्वेश्चन है, ये कहता है कि एक वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में रखी है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा दर्शानी है कि अवतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु C और F के बीच में होगी। तो देखो, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वो होता है जिसमें बाहर की साइड पॉलिश होती है और अंदर वाली साइड पे परावर्तन होता है। तो यहाँ पे C वक्रता केंद्र और F फोकस है, इसके बीच में ये वस्तु रखी है ए बी से एक किरण जाएगी, ये ए ई तक जो किरण है, एक किरण ये गई और एक ए से डी तक गई किरण। अब जो ए से ई तक गई वो परावर्तित होके आएगी और फिर जो ए से डी तक गई वो परावर्तित होके आएगी, और जहाँ पे परावर्तित किरणें मिलती हैं वहाँ पे बनता है हमारा प्रतिबिंब। तो दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे ए डैश बी डैश पे, तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। बस यही था इस क्वेश्चन में, आपको ये किरण आरेख दिखाना था। ठीक है, अब इसमें दूसरा ऑप्शन भी था, अथवा में इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। तो देखो क्या होता है इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इन बूंदों पर गिरता है, सॉरी यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, जब इन बूंदों पर गिरता है तो यह बूंदें एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं तथा प्रकाश किरण को अपवर्तित तथा विभिन्न रंगों में विक्षेपित कर देती हैं। इससे क्या होता है, जब ये विक्षेपित कर देगी, जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करेंगी बूंदें, तो ये प्रकाश किरण को विक्षेपित कर देंगी। उसके बाद ये विभिन्न रंगों की किरणों का बूंद की आंतरिक सतह से पूर्ण परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण परावर्तन होता है। अतः ये रंगीन प्रकाश किरणें विभिन्न कोणों पर बूंद से बाहर अपवर्तित होती हैं और प्रेक्षक को भी विभिन्न रंगों की सतत वृत्तीय चाप दिखाई देती है। मतलब हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो वर्षा की बूंद पे गिरता है और वर्षा की बूंद से उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा पे। पहले हम नाभिकीय ऊर्जा को देखते हैं। एक भारी नाभिक के 2 लगभग बराबर हल्के नाभिकों में टूटने अथवा 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होने पर भारी नाभिक बनाने की क्रिया में नाभिक के द्रव्यमान के कुछ भागों का क्षय हो जाता है। ये द्रव्यमान क्षय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब चाहे तो नाभि के विखंडन हो रहा है या नाभि के संलयन हो रहा है, दोनों ही केस में ऊर्जा मिलेगी। उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पानी से भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है, और इसका दुरुपयोग क्या है कि इसका नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नाभिकीय हथियार बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत विनाशकारी है। नाभिकीय ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले तत्व हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब हैं। थोरियम भी एक तत्व है यूरेनियम और प्लूटोनियम की तरह, वो भी नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग होता है। ठीक है, अब है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों से प्राप्त होती है। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण, मतलब जैसे कि भूकंप, बाढ़, इनको बोलते हैं भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को ऊष्ण स्रोत या गर्म चश्मा कहते हैं। जब ये भाप चट्टानों के बीच फंसती है तो वहाँ पे इसका प्रेशर अधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है, और जब ये भाप उच्च दाब पे निकलती है, मतलब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको विद्युत टरबाइन घुमाने में काम में लाया जाता है, जिससे कि विद्युत उत्पन्न होती है, बिजली बनती है। इसी ऊर्जा को, जो इस तरीके से चट्टानों के अंदर से बनी है, मतलब कि इसको भूतापीय ऊर्जा बोलेंगे। भू मतलब क्या होता है, धरती, और तापीय, ताप किसको कहते हैं, हीट, गर्म करना। तो वहाँ पे जल के गर्म होने से, भाप उत्पन्न होने से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन में। पहले तो पूछा है 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। देखो, उत्कृष्ट गैसें होती है हमारी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन। जितने भी ग्रुप 18 के तत्व हैं, समूह 18 के जो तत्व हैं, वो सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। उनमें से तुम किन्हीं 2 के नाम लिख सकते हो।
फिर सेकंड में पूछा है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया। आपने मेंडलीफ का आवर्त नियम पढ़ा होगा। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के जो मूल गुणधर्म होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में जो समानता थी, उसी के आधार पर उसने तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट पूछा है एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो किसी भी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको बतानी है KLMN किसी भी कोश में, उसके लिए आपको सूत्र याद रखना 2n²। अगर सबसे पहला कोश होता है K कोश में n की वैल्यू 1 होगी, तो n की वैल्यू 1 रखोगे 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 ही आएगा, यानी K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह L कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, M में 18 हो सकते हैं और N में 32 हो सकते हैं। इसमें L का पूछा है तो आप L का बताओगे। L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर पूछा है सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए। तो सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा CH3COONA। सोडियम पूछा है इसलिए Na आएगा। अगर यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम होता तो उसका सूत्र हो जाता CH3COOK। ठीक है, तो सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया CH3COONA। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन में पूछा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, उनका उदाहरण भी देना है। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें जब रिएक्शन होती है तो एनर्जी निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है तो उसमें ऊर्जा निकलती है, उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होगी जब हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, रिएक्शन कराने के लिए हमें ऊर्जा या ऊष्मा किसी भी रूप में देनी पड़ रही है अभिकारकों को, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका एग्जाम्पल भी गिवन है और इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अथवा में पूछा है। इसमें भी मतलब चाहे तो आप ये दोनों चीज़ कर लें, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या ये आप कर लें इसमें धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र और उपयोग बताने हैं। धोने का सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ठीक है, डेकाहाइड्रेट बोलेंगे इसको, Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग होता है जो धोने का सोडा है इसको यूज़ करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में और घरों में साफ सफाई के लिए। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा हम सबके किचन में यूज़ होता है। इसका यूज़ है खाने को शीघ्रता से पकाने में, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, मतलब जो ये चीज़ें बनती हैं उनको क्रिस्पी बनाने में, और अम्ल को उदासीन करने में, इन सब में बेकिंग सोडा प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही पूछ रखा है 6 भाग में धातुओं एवं अधातुओं में 2 अंतर लिखिए। देखो धातुओं की जो गुण है हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, चमकीली होती हैं और कठोर होती हैं। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ये सॉफ्ट होती हैं, बाकी सारी धातुएं कठोर होती हैं। और अगर अधातुओं की बात करें, ये भंगुर होती हैं, ये चमकीली नहीं होती और ये मुलायम होती हैं। कार्बन का जो अपर रूप है हीरा, उसको छोड़ के, हीरा तो नेचर में सबसे ज़्यादा कठोर तत्व है। ठीक है, हार्डेस्ट एलिमेंट है नेचर में हीरा, बाकी सारी जितनी भी अधातु हैं वो सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है। देखो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, वातावरणीय प्रभाव तथा अंगों की उपयोगिता या अनुपयोगिता के कारण जो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उन्हें लेमार्क ने उपार्जित लक्षण कहा। जो ये उपार्जित लक्षण का कॉन्सेप्ट है ये दिया ही लेमार्क ने था। ठीक है, तो लेमार्क के अनुसार उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं जिससे नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। लेमार्क ने इस सिद्धांत को जिराफ के विकास से समझाया था कि पहले जो जिराफ थे उनके पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, लेकिन वातावरण में परिवर्तन की वजह से वनस्पतियों की कमी हो गई और जिराफ के पूर्वजों को वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए कठिनाई होती थी। मतलब उनको अपनी गर्दन ऊंची करके वहाँ उनकी घास खानी पड़ती थी, जिससे उनकी गर्दन और अगली टांगों पर खिंचाव पड़ा और उसकी वजह से उनकी गर्दन और अगली टांगें लंबी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें 6 में पूछा है कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। देखो मैंने इतनी सारी अंतःस्रावी ग्रंथि लिखी हैं, इनमें से कोई भी 4 लिखी जा सकती हैं। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्न्याशय, वर्षण, अंडाशय और भी बहुत सारी हैं। आपको सिर्फ 4 लिखनी थी यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यहाँ पे आपको कार्य निकालना है। देखो उसमें विभवांतर दे रखा है 15 वोल्ट है, आवेश दे रखा 5 कूलाम, कार्य निकालना है। जब हमें विभवांतर आवेश दिया होता है और कार्य निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू वी क्यू। वी विभवांतर है और क्यू आवेश है, तो आप रख दो 15 वोल्ट इंटू आवेश है 5 कूलाम, 5 कूलाम, 15 5 जा यानी 15 पंजे होते हैं 75, और कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है। तो हमारा कार्य कितना हुआ इसमें 75 जूल। ठीक है, इसी में पूछ रखा है सेकंड पार्ट में कि 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं, हमें इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखो पहले हम ए पे देखते हैं। ए पे समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध लगे हैं 5-5 ओम के। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध लगे होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, 1/r डैश मतलब तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 2 प्रतिरोध हैं, एक r1 है एक r2 है। ठीक है, तो यानी कि दोनों 5-5 ओम के हैं, तो 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 2/5। जब 1/r2/5 है तो r क्या हो जाएगा 5/2, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वाले का ए वाले का निकल गया प्रतिरोध। अब हम देखते हैं ऐसे बी पे समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लग रहे हैं उसमें भी दोनों 5-5 ओम के प्रतिरोध हैं, तो उनमें भी जो आर बी आएगा वो भी 5/2 ओम आएगा। अब ये दोनों ए और बी को अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, उनको हम जोड़ते हैं आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम यहाँ पे आर ए और आर बी को जोड़ के तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। 5/2 और 5/2 प्लस 5/2 करेंगे तो 10/2 आएगा। 10/2 को मतलब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 ओम आ जाएगा। मतलब इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी 5 ओम ही है। नेक्स्ट है इसमें अथवा में पूछ रखा है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो 2 सुरक्षा उपाय कौन से हैं, एक तो मेन स्विच है और एक फ्यूज है जो विद्युत परिपथ में यूज होते हैं। फिर पूछा है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर पूछा है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले 2 स्रोतों के नाम लिखिए। इसमें आएंगे एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और एक विद्युत शक्ति संयंत्र। दोनों में इनमें जो धारा प्रयोग होती है वो प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पूछ रखा है नेक्स्ट है उसमें है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें बताना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो बताता है हमें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, इसके बारे में कहता है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली मतलब जो बड़े वाली उंगली है अंगूठे के पास वाली उंगली ये है तो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो दूसरी उंगली है वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तब उस केस में अंगूठे की दिशा होगी वो होगी चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बिंब का आकार दे रखा है यानी बिंब की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो h है 4 सेंटीमीटर और u है कि वो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से दर्पण के मुख्य अक्ष से वो माइनस में ली जाती है। ठीक है, तो u आ जाएगा -25 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस में होती है, तो f आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। हमें पहले तो पता चलना चाहिए कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितनी ऊंचाई का बनेगा। हम दर्पण सूत्र से पहले वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालेंगे। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से हमें प्रतिबिंब चाहिए प्रतिबिंब, तो v 1/v को इधर रखेंगे और 1/u को इस साइड माइनस में ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1/v को लिखेंगे और f की और u की वैल्यू रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/-15 माइनस 1/-25, क्योंकि जो u है वस्तु की जो बिंब की दूरी है वस्तु की दूरी है दर्पण से वो माइनस में ली जाएगी, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। उस केस में ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -5 प्लस 3। 15 और 25 का हमने एलसीएम लिया तो 75 आ गया। अब 15 3 जा
15 5 जा 75 तो 1 5 जा 5 आएगा, और 25 3 जा 75 तो 1 3 जा 3। इस तरह से हो गया हमारा -5 + 3, यहाँ से आया -2/75 1/v। तो जब हम v निकालेंगे तो v हो जाएगा 75/2, तो ये आएगा हमारा 37.5 सेंटीमीटर। यानी पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। यानी हमें प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? 37.5 सेंटीमीटर पे जाके प्रतिबिंब मिलेगा। उसके बाद हमें क्या, ये तो ये हो गया कि पर्दे को कितनी दूर रखा जाए। अब प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी, तो पहले आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन होता है हमारा h/h। h' क्या है? हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h है वस्तु की ऊंचाई, इज इक्वल टू -v/u। यहाँ से h'/h इज इक्वल टू -v/u से हम h' निकालेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ हम v की वैल्यू रखेंगे, h की रखेंगे और u की रखेंगे। इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी -6 सेंटीमीटर। -i है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्योंकि बिंब की ऊंचाई तो प्लस में थी, और आवर्धित है क्योंकि जो बिंब है उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब की 6 आ रही है, तो आवर्धित है यानी बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा और आवर्धित बनेगा और दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, उसके बाद है 30th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए, ये पूछा हुआ है। तो बांध बनाने के जो लाभ हैं, एक तो है जल विद्युत उत्पादन में, सिंचाई में, बाढ़ नियंत्रण में, पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराने में। इन सब में बांध का उपयोग होता है, यानी बांध लाभदायक है इन सिचुएशंस में। नेक्स्ट इसमें पूछा है अथवा में पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। देखो, पोषी स्तर क्या होता है? किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। मतलब देखो क्या है, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको जो घास है, हरी घास है, उसको कुछ ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जो जीव जंतु खाते हैं। फिर उन जीव जंतु को दूसरे जीव जंतु खाते हैं। मतलब ये करो, जैसे हरी घास है, हरी घास को गाय खाती है, फिर गाय दूध देती है, उस दूध को कौन पीते हैं? मनुष्य पीते हैं। तो ये एक इस तरीके से इन सबको पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर हैं। उत्पादक होते हैं हरे पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हरी घास को खाते हैं, यानी पौधों से डायरेक्ट अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, और फिर अपघटक हैं। हम इन सबको डिटेल में देखेंगे, किसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, किसको द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, और लास्ट में अपघटक क्या होते हैं। देखो, ये उदाहरण है आहार श्रृंखला का। सबसे पहले तो घास है। घास को खाते हैं कीट वगैरह, कीट को खाते हैं मेंढक, मेंढक को खाते हैं सांप, और सांप को खाता है बाज। ठीक है, तो प्रथम पोषी स्तर तो हुआ इसमें घास, इसको कहेंगे उत्पादक। ये प्रकाश या सौर ऊर्जा को कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में संचित करती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण से। द्वितीय पोषी स्तर है कीट। ये प्राथमिक शाकाहारी उपभोक्ता है, मतलब प्योर ये घास खाता है, ये अपना भोजन घास से प्राप्त करता है। अब कीट को खाता है मेंढक, तो मेंढक को हम कहेंगे द्वितीय मांसाहारी उपभोक्ता। ठीक है, और ये है तृतीय पोषी स्तर कहेंगे इसको। वो तो द्वितीय पोषी स्तर था, ये तृतीय पोषी स्तर है मेंढक, और द्वितीय मांसाहारी उपभोक्ता है। मेंढक कीट को खाता है। ठीक है, फिर है चतुर्थ पोषी स्तर। सांप आया चौथे नंबर पे, सांप है चतुर्थ पोषी स्तर, और ये अपना सांप किसको खाता है? मेंढक को, तो इसको कहेंगे तृतीयक मांसाहारी उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा बाज। बाज है पंचम पोषी स्तर, ये सर्वोच्च मांसाहारी उपभोक्ता है, मतलब बाज को नहीं खाता कोई, सर्वोच्च मांसाहारी उपभोक्ता है, ये अपना भोजन सांप से प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब घास को कीट ने खाया, कीट को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, और सांप को बाज ने खाया। तो ये सारे पोषी स्तर है। घास हुआ प्रथम पोषी स्तर, कीट हुआ द्वितीय पोषी स्तर, मेंढक तृतीय पोषी स्तर, सांप चतुर्थ पोषी स्तर, और बाज पंचम पोषी स्तर। फिर जब डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, जैसे बाज की डेथ हो जाए, तो फिर उसको जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसको अपघटित कर देंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे, वो उसको अपघटित कर देंगे, तो उनको वो कहलाएंगे अपघटक। ठीक है, तो घास है उत्पादक, कीट है प्राथमिक शाकाहारी उपभोक्ता, मेंढक है द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता, सांप तृतीयक मांसाहारी उपभोक्ता, और बाज है सर्वोच्च मांसाहारी उपभोक्ता। ये आपका 2020 का साइंस का पेपर फिनिश हुआ यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 2019 का पेपर सॉल्व, और वो आपको बहुत जल्दी ही उसकी वीडियो मिल जाएगी। आई होप कि आपको पेपर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।